किसी को दे के दिल कोई नवा संजय फुगां क्यों हो। ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़बां क्यों हो। ये दीवान गालिब की गज़ल नंबर 126 है। मेरे ख्याल से ये दीवान की एक मास्टरपीस गज़ल है। इसके अंदर गालिब साहब ने कुछ कॉन्ट्रेरियन किस्म के रंग पेश किए हैं। अक्सर उनकी शायरी में हम आशिक को रोते हुए नाले करते हुए देखते हैं। यहाँ पे एक शेर में वो कह रहे हैं कि इश्क की राह में मिलने वाले दुख दर्द आशिक को चुपचाप सहने चाहिए। या उसको रोना, रो रो के दुनिया को दिखाना, महबूब को दिखाना शोभा नहीं देता। दूसरी जगह पे हमने देखा है कि आशिक अपने आप को महबूब के सामने नीचा दिखाते हैं और उसके सामने वो गिर जाते हैं। इसके एक शेर में आप देखेंगे कि आशिक ने भी ज़िद पकड़ ली है। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में कह रहा है कि अगर महबूबा ने ज़िद पकड़ी है तो मैं भी उसके सामने नहीं झुकूंगा। तो इस तरह के बड़े खूबसूरत एक रंग हैं एक एक शेर के अंदर। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं, किसी को दे के दिल कोई नवा संजय फुगां क्यों हो। किसी को दे के दिल कोई नवा संजय फुगां क्यों हो। न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़बां क्यों हो। वो अपनी खू न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें। वो अपनी खू न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें। सुबुक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सर गिरा क्यों हो। किया गम ख्वार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को। किया गम ख्वार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को। न लावे ताब जो गम की वो मेरा राज़दां क्यों हो। वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा। वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा। तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्तां क्यों हो। कफस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम। कफस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम। गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। ये कह सकते हो हम दिल में नहीं हैं पर ये बतलाओ। ये कह सकते हो हम दिल में नहीं हैं पर ये बतलाओ कि जब दिल में तुम ही तुम हो तो आंखों से निहा क्यों हो। गलत है जज्बे दिल का शिकवा देखो जुर्म किसका है। गलत है जज्बे दिल का शिकवा देखो जुर्म किसका है। न खींचो गर तुम अपने को कशाकश दरमियां क्यों हो। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं। यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं। अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। कहा तुमने कि क्यों हो गैर के मिलने में रुसवाई। कहा तुमने कि क्यों हो गैर के मिलने में रुसवाई। बजा कहते हो सच कहते हो फिर कहियो कि हाँ क्यों हो। निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब। निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब। तेरे बेमेहर कहने से वो तुझ पर मेहरबां क्यों हो। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि किसी को दे के दिल कोई नवा संजय फुगां क्यों हो। ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़बां क्यों हो। नवा कहते हैं आवाज़ को। यहाँ पे म्यूज़िक की आवाज़ हो सकती है, किसी के रोने की आवाज़ हो सकती है। नवा संज का लिटरल मीनिंग है आवाज़ को मापने वाला, एग्जामिन करने वाला। यहाँ पे संगीतकार को हम नवा संज कहेंगे। और फुगा कहते हैं दर्द की या रोने की आवाज़, नालों की लेमेंटेशन की आवाज़। नवा संजय फुगा का यहाँ पे मतलब निकलता है दर्द से भरे नगमे गाने वाला, या जो कि आशिक का काम है। तो कहते हैं, किसी को दे के दिल कोई नवा संजय फुगा क्यों हो। ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़बां क्यों हो। तो कहते हैं, जब आपको इश्क हो जाए और इश्क में आप अपना दिल खो बैठें तो फिर आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। दुख से रो रो के ज़माने को अपने गम आपको नहीं बताने चाहिए। तो कहते हैं, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़बां क्यों हो।
कि अगर आप इश्क में अपना दिल खो बैठे हैं, आपके सीने में अब आपका दिल नहीं है, महबूब ने आपका दिल ले लिया है, तो फिर आपके मुंह में ज़बां क्यों हो? आपके मुंह में बोलने वाली, रोने वाली ज़बान भी नहीं होनी चाहिए। तो आशिक का फ़र्ज़ ये है कि वो चुपचाप इश्क की राह में मिलने वाले दुख दर्द सहे, और ये दुख तो उसके लिए एक नेमत है, या और उसको शोभा नहीं देता कि वो शिकायत करे और रो रो के इस दुनिया को या महबूब को अपना हाल सुनाए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि गालिब साहब ने एक ख़त लिखा था 1858 में, जिसके अंदर उन्होंने इस शेर का जिक्र किया है। ख़त का कॉन्टेक्स्ट ये है कि उनके किसी दोस्त को इश्क हो गया था और वो बार बार अपने ख़तों में शिकायत करता था, या कि मुझे किस कदर दुख दर्द सहने पड़ रहे हैं। तो गालिब साहब ने अपने ख़त में जवाब में ये लिखा है कि तुम आजकल बहुत शिकायत कर रहे हो, या जब किसी जालिम महबूब को अपना दिल तुमने दे ही दिया है तो अब शिकायत की गुंजाइश नहीं है, या तो ये एक ऐसा गम है कि तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि सारे दोस्तों को ये इस तरह का गम मिले, या तो शिकायत मत करो, या तो ये इस शेर का सेंट्रल थीम है। और ये बात बोलने के बाद गालिब साहब ने इस शेर को ऑब्वियसली कोट किया है उस ख़त में। तो वो जिस सेंस में हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में गालिब साहब ने इस शेर को अपने ख़त में इस्तेमाल किया है। नवा का मतलब धन दौलत भी हो सकता है, तो एक इसके अंदर रंग ये भी छुपा है कि गम आशिक के लिए नेमत है, दौलत है, और जब ऐसी दौलत आपको मिले तो फिर आपको चुप रहना चाहिए। सो द ट्रू टेस्ट ऑफ लव इज़ साइलेंस। या तो आप चुपचाप उस दौलत को एंजॉय करें, गम सहें, या दुनिया को गा गा के मत बताएं। या इस दौलत को आपको मिली है तो आपको चुपचाप अपने पास इसको संभाल के रखना चाहिए। और एक रंग इसके अंदर दिखावे का भी हो सकता है कि कुछ लोग जो सच्चे आशिक नहीं हैं वो रो रो के दुनिया को अपनी बात सुनाते हैं ताकि दुनिया की सिंपथी या महबूब की सिंपथी उनको मिल पाए। तो ये शेर कहता है कि वो बात भी गलत है। तो ओवरऑल आशिक का फ़र्ज़ ये है कि वो चुपचाप इश्क की राह में मिलने वाले दुख दर्द सहे। उसको शोभा नहीं देता कि वो रो रो के अपना गम दुनिया को सुनाए। किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फुगा क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़बां क्यों हो। देखें क्या खूबसूरत शेर है। वो अपनी खू न छोड़ेंगे हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें, वो अपनी खू न छोड़ेंगे हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें, सुबुक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सर गिरा क्यों हो। खू का मतलब है आदत या टेम्परामेंट, आपका नेचर। वज़ा भी स्टाइल को या ढंग को। यहाँ पे आशिक ने एक सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टाइल अपना लिया है। तो जिस तरह से आप बिहेव करते हैं उसको वज़ा बोलेंगे। सुबुक सर होने का मतलब है कि आपने अपना सर किसी के सामने झुका दिया है। और सर गिरा होने का मतलब है कि घमंडी होना या एरोगेंट होना। तो पहली लाइन में महबूब एज़ ऑलवेज़ अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज करता है, उसको बहुत घमंड है अपनी खूबसूरती पे, और उसका जुल्म ढाने का ये अंदाज़ है कि वो अपने आशिकों से खफा रहता है, आशिकों के ऊपर हमेशा गुस्सा रहता है। या और कहते हैं वो अपनी खू ना छोड़ेंगे हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें। तो जनरली हमने देखा है कि गालिब साहब की शायरी में अक्सर आशिक अपने आप को महबूब के सामने झुका देते हैं। लेकिन यहाँ पे आशिक कह रहा है कि वो अपनी खू नहीं छोड़ेगा, अपने गुस्से में रहेगा, तो हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें, हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों छोड़ें। और दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कि और हम अपना सर झुकाकर अपने आप को नीचा करके क्यों उससे पूछने जाएं कि तू खफा क्यों है, या उसको मनाने क्यों जाएं, उसके सामने मिन्नत करने हम क्यों जाएं। तो वो अपने घमंड में, अपने एरोगेंस में बैठी है, तो हम भी डटे रहेंगे अपनी बात पे। तो ये एक, और वैसे भी उसको पूछने का फ़ायदा कुछ होता नहीं है। उसका अंदाज़ है जुल्म सितम ढाना, वो हमेशा खफा ही रहेगा आशिकों के ऊपर, वो हमेशा गुस्सा ही रहेगा महबूब। तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। और अक्सर हम यहाँ पे आशिक कहता है कि अगर वो अपनी खू नहीं छोड़ेगी तो मैं भी अपनी बात पे डटा रहूँगा, मैं भी अपनी वज़ह क्यों छोड़ूंगा। अब देखें इसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि विसाल नहीं होगा,
महबूब अपने घमंड में बैठा रहेगा और आशिक भी अपनी बात पे अड़ा रहेगा, दोनों की बातचीत नहीं होगी। यही इश्क करने का नतीजा है। इसमें आपको दुख, दर्द, कॉन्फ्लिक्ट मिलते हैं और एंड रिजल्ट perhaps they are also well matched for each other. Yeah, तो stage has been set where no union will ever happen. Yeah, तो कहते हैं कि वो अपनी खू न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें, सुबुक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सर गिरा क्यों हो। अगला शेर देखें, किया गम ख्वार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को, किया गम ख्वार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को, न लावे ताब जो गम की वो मेरा राजदां क्यों हो। गम ख्वार कहते हैं जो आपका गम बांटता है, सिंपैथाइज़र। रुसवा होना, बदनाम होना। गम की ताब लाने का मतलब है कि हिम्मत से, शिद्दत से गम को सहना, ऐसी ताकत रखना कि आप गम को सह सकें। और राजदां कहते हैं कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपने राज, अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कॉन्फिडेंट कहा जाता है। तो ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट शेर है, इसके अंदर कुछ बातें गालिब साहब ने ओपन एंडेड रहने दी हैं। ओवरऑल इसकी टोन फ्रस्ट्रेशन की है, ऐसी फ्रस्ट्रेशन की आपने किसी के ऊपर विश्वास किया हो और उसने आपका विश्वास तोड़ दिया हो। तो कहते हैं किया गम ख्वार ने रुसवा, या किसको रुसवा किया है, महबूब को रुसवा किया हो सकता है, आशिक को भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि आशिक की रुसवाई की यहाँ पे बात हो रही है। तो एक लाइकली सिनेरियो ये है कि गालिब साहब ने, आशिक ने अपने किसी गमख्वार दोस्त के साथ अपने राज शेयर किए हैं, या अपने महबूब के बारे में शायद उसको बताया है, महबूब की खूबसूरती के बारे में बताया है, महबूब के जुल्म सितम के बारे में उसको बताया है, या और लेकिन शायद वो गमख्वार दोस्त खुद उस खूबसूरत महबूब से इश्क करने लग गया है। ये बात हमने दूसरी जगह पे भी गालिब साहब की शायरी में देखी है। और वो बेचारा खुद अब दुखी रहने लग गया है और वो इस जुदाई के गम को सहन नहीं कर सका और उसने महबूब का किसी तरह का फेवर पाने के लिए गालिब साहब के राज महबूब से शेयर कर दिए हैं या फिर इस पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिए हैं। और गालिब साहब की अब बदनामी हो गई है, रुसवाई हो गई है, शायद महबूब की रुसवाई भी इस दुनिया में हो गई है। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि आग लगे उस गम ख्वार के ऐसे इश्क को, या तो जो, और दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कि जो शख्स इश्क के गम नहीं सह सकता, जिसके अंदर हिम्मत नहीं है इश्क के गम सहने के लिए, और जो ऐसी हरकतें करता है वो हमारा राजदां क्यों हो, वो हमारा राजदां नहीं हो सकता, मैं उसके ऊपर कभी दोबारा विश्वास नहीं करूँगा। तो वो गम ख्वार को भी कोस रहे हैं और उस इश्क को भी कोस रहे हैं जिसने उस गम ख्वार को मजबूर किया है। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इश्क के गम सह सकता और इश्क ने उसको मजबूर किया ऐसी हरकतें करने के लिए। उस इश्क को भी गालिब साहब कोस रहे हैं और शायद अपनी बेवकूफ़ी पे भी अपने आप को भी कोस रहे हैं कि मैंने उसके ऊपर विश्वास क्यों किया। तो शेर है कि किया गम ख्वार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को, ना लावे ताब जो गम की वो मेरा राजदां क्यों हो। यह कि इश्क का कारोबार ऐसा है कि आपको गम सहने पड़ते हैं, जिसके पास ताकत नहीं है, गम सहने की हिम्मत नहीं है, वो मेरा राजदां नहीं हो सकता। अगला शेर, व्हाट एन अमेजिंग शेर। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्तां क्यों हो। संगे आस्तां उसको कहते हैं जो दरवाजे के बाहर लगा हुआ पत्थर, द डोर सिल स्टोन, यहाँ पे महबूब के दरवाजे के बाहर लगा हुआ पत्थर, जहाँ पे अक्सर आशिक जाके बैठ जाता है। तो गालिब साहब की शायरी में अक्सर हमने देखा है कि जब आशिक का इश्क, उसका शौक़ जो है एक हद से गुज़र जाता है तो वो फिर वहशी बन जाता है और उसकी वहशत उसको खुदकुशी की हद तक ले जाती है और वो अक्सर दीवार पे या किसी पत्थर पे अपना सर फोड़ लेता है और खुदकुशी कर लेता है, या इस हद तक उसकी वहशत पहुंच चुकी है इस शेर में। तो महबूब या महबूबा से उसको वफ़ा कभी नहीं मिलती और ये बात भी उसकी वहशत में इजाफा करती है। इस शेर में वो बड़े कड़वे ढंग से महबूब से शिकायत कर रहा है आशिक, है वो कह रहा है कि अब मेरा सर फोड़ना तय हो गया है,
या तो मैं इस हद तक वहशी बन चुका हूँ कि अब ये बात तय है कि मैं अपना सर फोड़ दूंगा। या वो कह रहा है कैसी वफा कहाँ का इश्क, तूने कब हमारे साथ वफा की और कब हमारे साथ प्यार निभाया। तो हमने किया, लेकिन वो कह रहा है कि अब मैं इन बातों से आगे निकल चुका हूँ, या वहशत अब मेरे ऊपर तारी हो चुकी है और इसका नतीजा अब ये निकलेगा कि मैं अपना सर फोड़ दूंगा। अब वफा का या इश्क का क्या मतलब रह गया है। और दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि अगर सर फोड़ना है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन से पत्थर पे अपना सर फोड़ूं। तो सबसे बेहतरीन जगह एक आशिक के लिए महबूब के दरवाजे के बाहर लगा हुआ पत्थर है सर फोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत कड़वे ढंग में ये बात बोली जा रही है। वो कह रहे हैं कि तेरे दरवाजे पे लगा हुआ पत्थर होना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए सर फोड़ने के लिए। या तो मैं कहीं और जाके किसी और पत्थर पे भी अपना सर फोड़ सकता हूँ। या मैं तेरे दरवाजे से या तेरे साथ वफादारी क्यों निभाऊँ। या जब तूने मेरे साथ वफा नहीं की, इश्क नहीं किया, तो मैं तेरे साथ वफादारी क्यों निभाऊँ, मैं तेरे दरवाजे के ऊपर अपना सर क्यों फोड़ूँ, मैं तो कहीं भी जाके सर फोड़ सकता हूँ। तो देखें, लेकिन क्या कड़वाहट के अंदाज में इस शेर में उन्होंने ये बात कही है। रियलिटी शायद ये है कि वो नहीं जा पाएगा और फाइनली आके उसके आस्था पे ही अपना सर फोड़ेगा, लेकिन बड़ी कड़वाहट से वो शिकायत कर रहा है कि अगर सर फोड़ना ठहरा तो फिर तेरा ही संगे आस्था क्यों हो, मैं तेरे साथ वफादारी क्यों निभाऊं। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। बड़ा खूबसूरत शेर है। अगला शेर शायद इससे भी अच्छा है। कहते हैं कफस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम, कफस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। रूदादे चमन कहेंगे चमन की या बाग की कहानी, और आशियां किसी पक्षी का, परिंदे का घर, उसका घोंसला, उसका नेस्ट। बहुत ही दर्दनाक शेर है। बड़े अनोखे अंदाज में गालिब साहब ने बड़े गहरे दर्द को यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। अक्सर परिंदे की इमेजरी गालिब साहब इस्तेमाल करते हैं, बुलबुल हो सकती है एक आशिक को दर्शाने के लिए। या तो इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में द लवर इज़ ए बर्ड। तो इसका मंजर ऐसा लगता है कि कफस में, पिंजरे में एक परिंदा, आशिक परिंदा कैद है और चमन से, बाग से पकड़ के एक और परिंदा वहाँ पे लाया गया है। और पुराने कैदी ने नए कैदी से कहा है कि मुझे चमन का हाल सुना, कि चमन में क्या चल रहा है, मुझे ये बात सुना, रूदा दे चमन मुझे बता। अब चमन का हाल अच्छा नहीं है, वहाँ बिजली गिरी है और तबाही मच गई है। और शायद चमन में जो इस पुराने कैदी का जो नशेमंद था, जो आशियाँ था, वो भी जल गया है। तो जब नए कैदी ने किस्सा सुनाना शुरू किया तो उसको ये बात रियलाइज़ हुई कि जो आशियाँ जला है वो इस दूसरे कैदी का है, और वो पूरी बात बताने में अब हिचकिचा रहा है। तो पहली लाइन में आशिक कह रहा है कि कफस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम। या अब इसका रंग देखें। एक तो वो दूसरे कैदी के साथ सिंपैथाइज कर रहा है कि तेरी गलती नहीं है, तू डर मत, तू मुझे पूरा हाल सुना दे, या मेरा घर जल गया है कोई बात नहीं, लेकिन तू मुझे पूरी बात बता। और अब इस मोमेंट को आप एनालाइज करें कि दोनों को ये बात रियलाइज़ हो गई है कि इस बेचारे का घर जल गया है। लेकिन वो पहला कैदी जब्त रख कर फिर भी पूरा किस्सा सुनना चाहता है कि क्या हुआ, मेरे घर का कैसे जला। तो वो जब्त रख के फिर भी पूरा किस्सा सुनने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। इस लाइन के अंदर बेहद दर्द छुपा हुआ है। अब रंग देखें, उस मोमेंट को आप इमेजिन करें कि वो बेचारा पहले से ही कैद था, और ऊपर से अब एक और दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा है, और वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, लाइक ही इज़ अनेबल टू कम टू टर्म्स विद द रियलिटी। और कि इतना दुख मेरे ज़िंदगी में क्यों आया, एक तो मैं पहले ही कैदी हूँ, ऊपर से पीछे से मेरा घर जल गया, ऐसा क्यों हुआ। और शायद वो खुदा से या किस्मत से सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है कि इतनी बुरी किस्मत मुझे क्यों दी गई, या इतने सारे घरौंदे थे, इतने सारे नशेमंद थे बाग में,
बिजली गिरनी थी तो मेरे ही घर पे गिरनी थी, ऐसा क्यों हुआ? या ये सवाल वो पूछ रहा है। और शायद वो कड़वाहट में ये भी कह रहा है कि अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, दिल को मनाने की कोशिश कर रहा है, दिलासा देने की कोशिश भी कर रहा है कि जिसके ऊपर बिजली गिरी है वो तो मेरा घर है ही नहीं, मैं तो अब कैदी हूँ, तो ये कफस ही मेरा घर है, तो जिसके ऊपर बिजली गिरी है मैं उसकी परवाह क्यों करूँ? सच्चाई ये है कि बेचारा दुखी है, बेहद दुखी है। एक तो उसको कैदी बना दिया गया, अपने महबूब से दूर कर दिया गया, अपने वतन से दूर कर दिया गया, और पीछे से उसका घर भी जल गया है। तो बड़ा खूबसूरत देखें शेर है, कहते हैं कफस में मुझसे रूदादे चमन, कहते न डर हमदम, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। या बड़ा गहरा दर्द इस शेर की दूसरी लाइन में भरा है। ये अगला शेर देखें, ये कह सकते हो हम दिल में नहीं है पर ये बतलाओ, ये कह सकते हो हम दिल में नहीं है पर ये बतलाओ, कि जब दिल में तुम ही तुम हो तो आंखों से निहा क्यों हो। निहा होने का मतलब है छुपा हुआ होना। तो आशिक ने महबूब से शिकायत की है कि तू हमें हमेशा इग्नोर करती है, हमें कभी आके तू नहीं मिलती, हमसे दूर रहती है, हमें दिखाई भी नहीं देती। और महबूब ने बोला है कि क्या हम तुम्हारे दिल में नहीं रहते? तो बड़ा खूबसूरत महबूब ने आगे से जवाब दिया है, क्योंकि जो सच्चा आशिक है उसके दिल के अंदर महबूब के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो उसने सवाल पूछा है कि क्या तू सच्चा आशिक नहीं है, मैं तेरे दिल में नहीं रहती? तो आशिक ने आगे से जवाब दिया है कि ठीक है, अगर तुम मेरे दिल में तुम ही तुम हो तो फिर मुझे आंखों से नज़र क्यों नहीं आती है, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? अगर तू सच सच में मेरे दिल में तू होती तो फिर मुझे आंखों से भी तो नज़र आती है। इफेक्टिवली वो कहने की कोशिश कर रहा है कि तू मुझे प्यार नहीं करती, तू सिर्फ बहाने बनाती है। अगर तू सच में मेरे दिल में बसती होती तो फिर मुझे आंखों से भी तो नज़र आती कभी कभी है। तो देखें क्या खूबसूरत रंग इसके अंदर छुपे हैं। तो इस शेर को आप एक स्पिरिचुअल सेंस में भी पढ़ सकते हैं, जो दिल पे छाया हुआ है, जिसके अलावा दिल में और कुछ नहीं है, वो खुदा भी हो सकता है, खुदाई भी हो सकती है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है कि आशिक जो है वो जवाब दे रहा है कि तू बहाने बना रही है, अगर दिल में तुम ही तुम हो तो फिर आंखों से मेरी छुपी हुई क्यों हो, मुझे कभी दिखाई क्यों नहीं देते? अगर तुम होते सच में मेरे दिल में तो कभी कभी आंखों से भी तो दिखाई देते, ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरी एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये भी हो सकती है कि जो पहला दिल है वो महबूब का दिल शेर में बताया गया है, और जो दूसरा दिल है वो आशिक का दिल है। तो इसका एक रंग ये भी हो सकता है कि वो ये कह सकते हो हम दिल में नहीं हैं पर ये बतलाओ, या तो आशिक कह रहा है कि ठीक है, तेरे दिल के अंदर तो हम नहीं हैं, कि जब दिल में तुम ही तुम हो तो आंखों से निहा क्यों हो। लेकिन तू ये क्लेम करती है कि तू मेरे दिल में है, तो अगर ऐसा है तो फिर आंखों से मेरी छुपी हुई क्यों है। ये कह सकते हो हम दिल में नहीं हैं पर ये बतलाओ, कि जब दिल में तुम ही तुम हो तो आंखों से निहा क्यों हो। अगला शेर देखें कि गलत है जज्बे दिल का शिकवा, देखो जुर्म किसका है। गलत है जज्बे दिल का शिकवा, देखो जुर्म किसका है, न खींचो गर तुम अपने को, कशाकश दरमियां क्यों हो। जज्बे दिल का यहाँ पे मतलब है दिल की कशिश, दिल की अट्रैक्शन, और कशाकश कहेंगे किसी तरह की खींचातानी को, टेंशन को, स्ट्रगल को। तो इसका जिस्ट ये है कि आशिक और महबूब के बीच एक इमोशनल खींचातानी, कशाकश, स्ट्रगल चल रही है, और आशिक महबूब से कह रहा है कि ये तेरी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। तो कई रंग इसके अंदर के निकल के आ सकते हैं। तो आशिक का शौक महबूब को आशिक की तरफ खींच के ला रहा है, तो ये भी रंग इसके अंदर हो सकता है। लेकिन वो अपने आप को पीछे खींच रही है, या वो अपने दिल को ये परमिशन नहीं देती कि वो आशिक की तरफ खिंच के जाए, कि उसका अंदाज है जुल्म से समझाने का। अगर वो प्यार करती भी होगी तो कभी आशिक को नहीं बताएगी, लेकिन आशिक का शौक खींच के ला रहा है महबूबा को अपनी तरफ, वो अपने आप को पीछे खींच ले रही है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये तेरी गलती है, तूने ये कशाकश पैदा की है, मेरे दिल के अंदर तो कशिश है लेकिन तू अपने आप को पीछे खींच ले रही है, इस वजह से हमारे बीच ये टेंशन पैदा हो गई है। इफ़ यू गिव अप, अगर तू आ जाए मेरे पास तो फिर ये कशाकश, ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये कि आशिक महबूबा की तरफ जा रहा है और महबूबा अपने आप को पीछे खींच ले रही है, उस वजह से ये टेंशन क्रिएट हो गई है। महबूब की खूबसूरती आशिक को खींचे लिए जा रही है उसकी तरफ। ही इज़ हेल्पलेस, उसके बस में नहीं है,
लेकिन वो फिर अपने आप को पीछे खींच लेती है। तो इसी वजह से ये भी वंस अगेन इट्स हर मिस्टेक। तो वो आशिक कहने की कोशिश कर रहा है अपने महबूब को कि मेरे जज्बे दिल का शिकवा मत कर, ये मत बोल कि मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट की है, मेरे दिल की अट्रैक्शन ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, तेरी गलती है। यू ड्रॉ योर सेल्फ बैक, तू अपने आप को मेरे से दूर दूर खींच के रखती है और मेरा तो काम है तेरी तरफ अट्रैक्ट होके आना है। तो इस वजह से हमारे बीच ये टेंशन क्रिएट हो गई है और ये तेरी गलती है। गलत है जज्बे दिल का शिकवा देखो, जुर्म किसका है न खींचो अगर तुम अपने को कशाकश दरमियाँ क्यों। कि तू अगर अपने आप को ना खींचे मेरे से दूर तो फिर ये कशाकश हमारे बीच क्यों होगी, नहीं होगी। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। क्या खूबसूरत शेर है। फितना कहते हैं किसी बड़ी मुसीबत को, सम काइंड ऑफ कैलामिटी, सम काइंड ऑफ एफ्लिक्शन। और खाना वीरानी कहते हैं घर की बर्बादी को। घर इस कदर बर्बाद हो गया है कि अब वो किसी के रहने लायक नहीं रहा। तो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, विद फ्रेंड्स लाइक यू हु नीड्स एनिमीज़। उससे मिलता जुलता ये शेर है, बड़ा खूबसूरत सरकास्टिक शेर है। वो कहते हैं कि तेरी दोस्ती, तेरा इश्क, तुझसे इश्क किया जाए वही काफ़ी है आशिकों का घर बर्बाद करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर तू जिसका दोस्त बन जाए तो फिर आसमां उसका दुश्मन क्यों हो। आसमान जो है उसको एक हायर पावर की सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। आपकी किस्मत हो सकती है, खुदा हो सकता है, खुदाई हो सकती है या? तो अक्सर आशिकों का दुश्मन आसमान भी होता है। जब आसमान गर्दिश करता है तो आशिकों की किस्मत बदलती है, नेगेटिव सेंस में बदलती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे मेरी ज़िंदगी को, मेरे घर को बर्बाद करने के लिए आसमान की खुदाई की ज़रूरत नहीं है। मेरा घर बर्बाद करने के लिए तेरा इश्क ही काफ़ी है। तो फिर आसमान को क्या ज़रूरत है मेरा घर बर्बाद करने की, या तुम्हारी दोस्ती ही काफ़ी है। तो इसका थीम है कि इश्क और जालिम महबूब आशिकों के घर बर्बाद कर देते हैं। तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू नो एक ये भी इसके अंदर रंग हो सकता है कि क्या इश्क ही काफ़ी है उसका घर बर्बाद करने के लिए, कि अब आसमान को भी आना पड़ेगा, या आसमान भी क्या अब आएगा आशिक के ऊपर जुल्मों से सितम ढाने के लिए। ये रंग भी एक इसके अंदर हो सकता है, या क्योंकि उन्होंने कहा है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो ये सवाल भी एक इसके अंदर से निकल के आता है। ओवरऑल थीम इसका ये है कि इश्क आशिकों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आशिक की बर्बादी के लिए। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आदमी। तो कोई भी आदमी जिसको भी इश्क हो उसका घर बर्बाद हुआ समझा। यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं, यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। अदू कहते हैं दुश्मन को, इस शेर के सेंस में रकीब को, जो इश्क में आपका राइवल है उसको अदू बोलेंगे। तो महबूब किसी और से, गालिब साहब के रकीब से, दुश्मन से प्यार करने लग गया है। और जब गालिब साहब ने शिकायत की तो महबूब ने एक अनोखा बहाना बनाया। वो कहता है कि मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ, मैं तुझे आज़मा रहा हूँ, मैं तेरे जज्बे का इम्तिहान ले रहा हूँ। यानी कि मैं देखना चाहता हूँ कि तू कितना पक्का आशिक है, तू इस दुख दर्द को सहन कर सकता है कि नहीं सहन कर सकता। और आशिक आगे से कहता है कि अगर इसको आज़माना कहते हैं तो फिर सताना किसको कहते हैं। ये आज़माना नहीं, ये तो सताना है, ये मुझे तो दुखी करना है। और अगर हम इस आजमाइश में खरे भी उतर जाएं तब क्या फ़ायदा होगा। तुम तो अदू को अपना दिल ऑलरेडी दे चुकी हो, उसकी हो चुकी हो, या तो फिर मेरा इम्तिहान क्यों ले रही हो। ऐसी आजमाइश, ऐसा इम्तिहान मैं नहीं चाहता। ये आजमाइश नहीं है, ये जुल्म है, इसको सताना कहते हैं। तो कहते हैं यही है आजमाइश तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। फिर अब मेरा इम्तिहान तो क्यों ले रही है, तू तो ऑलरेडी उसकी हो चुकी है। कहा तुमने कि क्यों हो गैर के मिलने में रुसवाई, कहा तुमने कि क्यों हो गैर के मिलने में रुसवाई,
बजा कहते हो सच कहते हो फिर कहियो कि हाँ क्यों हो। क्या खूबसूरत, बड़ा सरकास्टिक टोन में ये शेर लिखा गया है। तो महबूब ने वंस अगेन गैर से इश्क महबूब करता है, और जब आशिक ने कंप्लेन की तो वो कहती है कि गैर से मिलने में क्यों रुसवाई होगी मेरी। है, अब रुसवाई होगी, पता है आशिक को ये बात है, लेकिन आगे आगे से आशिक सरकास्टिक टोन में कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक कहती हो, या फिर से कहो फिर से कहो। है, कहने का मतलब यह है कि वो कहता है कि तेरी रुसवाई होगी लेकिन तू अब मेरी बात मान नहीं रही। तो वो सरकास्टिक टोन में कह रहा है कि बजा कहते हो सच कहते हो फिर कहियो कि हाँ क्यों हो। है? एक रंग इसके अंदर ये भी हो सकता है कि शायद वो जेन्युइनली भी एग्री करता है, क्योंकि आशिक महबूब की हर बात से एग्री करते हैं। है? तो शायद वो जेन्युइनली कह रहा है कि हाँ तेरी बात ठीक है, तू कहती है अगर रुसवाई नहीं होगी तो नहीं होगी। उसको हर बात महबूब की ठीक ही लगती है बेचारे आशिक को, लेकिन इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब यह है कि इसके अंदर से सरकाज़म टपक रहा है। कहा तुमने कि क्यों हो गैर के मिलने में रुसवाई, बजा कहते हो सच कहते हो फिर कहियो कि हाँ क्यों हो। ये आखिरी शेर देखें, निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो। ताने कहते हैं टॉन्ट्स को, एक्यूजेशंस को। बेमहर का मतलब है बेरहम, बेमुरब्बत, जिसको दया ना आए, और मेहरबान तो आपको पता ही है। तो कह रहे हैं कि तानों से क्या काम, कौन सा काम तो निकालना चाहता है गालिब, कि और क्या तू तानों से काम निकालना चाहता है। उसको, आशिक को, गालिब साहब को महबूब की मेहरबानी चाहिए। उसको चाहिए कि महबूब मेहरबान हो जाए, उसको तवज्जो दे, उसको प्यार दे। और वो सारी कोशिशें करके देख चुका है। उसका लास्ट रिजॉर्ट है कि मैं ताने मार के देख लेता हूँ इसको। या शायद टॉन्ट्स की वजह से वो मान जाए, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। या तो कहते हैं तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पे क्या मेहरबान हो जाएगी, क्यों होगी मेहरबान, नहीं होगी वो मेहरबान। अगर तू सोचता है कि उसको ताने देने से, उसको बेमहर कहने से महबूब तेरे पर मेहरबान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। या तो दूसरा रंग इसके अंदर एक ये भी है कि महबूब को अक्सर जो कहा जाता है वो उसके डायरेक्ट ऑपोजिट करता है। तो शायद गालिब साहब ने ये स्कीम बनाई है कि मैं इसको बेमहर बोलता हूँ तो मेरे ऊपर शायद मेहरबान हो जाए, लेकिन शेर में कहते हैं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो। तो ये थी पूरी गज़ल। मुझे ये गज़ल बहुत ही अच्छी लगी। आई होप यू एंजॉयड इट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।